Hello students, today we will do some illustrations on integration to make your understanding better. So first question is integrate x square minus cos x plus 1 upon x. X square minus cos x plus 1 upon x. We have to integrate this. So solution number 1. इसमें हमें इंटीग्रेट करने को बोला है, तो जिसको हमें इंटीग्रेट करने को बोला है उसके सामने हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे. एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स. एक्चुअली फिजिक्स क्या है? फिजिक्स है क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस. तो जब तक हम इसको क्वांटिटेटिवली प्रैक्टिकली कर नहीं देखेंगे तो हमें इंटीग्रेशन अच्छे से समझ में नहीं आएगा. तो इसलिए मैंने कुछ इंटीग्रेशन के इलस्ट्रेशंस निकाल कर रखे हैं आपके लिए और आपके सामने आज इनको सॉल्व करूंगा ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी और सुधर सके. तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है किसके रेस्पेक्ट में? ये हमें y की वैल्यू दी गई है और y इज़ अ ये जो है इक्वेशन में जो हमें दिया गया है लेट इट बी इक्वल्स टू y एंड y इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल. y क्या है? y डिपेंडेंट वेरिएबल किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर डिपेंड कर रहा है. तो x पर डिपेंड कर रहा है तो हमने क्या करा? y को मल्टीप्लाई किया. किससे मल्टीप्लाई किया हमने? y को चेंज इन x से. चेंज इन x को हम क्या लिखते हैं? dx. और फिर हमने क्या करा? इसका समेशन, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन. ठीक है, तो अब हम इंडिविजुअली एक एक करके तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे. तो यहाँ पर लिखा मैंने एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डॉट डी एक्स. अब हमें तीनों को यहाँ पर अलग अलग इंटीग्रेट करना रहेगा. मैंने क्या करा? ये जो इंटीग्रेशन का साइन था इन तीनों के बीच में प्लस और माइनस का साइन है, तो मैंने तीनों को सेपरेट कर लिया और तीनों का सेपरेटली इंटीग्रेशन हम कर देंगे. और फिर जो रिजल्ट्स आएंगे उनको हम ये सब्ट्रैक्ट और ऐड कर लेंगे. ठीक है, इनके रिजल्ट्स को हम सब्ट्रैक्ट और ऐड कर लेंगे. नॉर्मल जैसे हम डिफ्रेंसिएशन में करते आ रहे थे वैसे ही हमें यहाँ पर भी करना है. तो एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, मैंने क्या बोला था? पावर जो है एक से इंक्रीज हो जाएगी और इंक्रीज पावर कहाँ जाएगी? डिनोमिनेटर में. इंक्रीज पावर कहाँ जाएगी? डिनोमिनेटर में. तो एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया? एक्स रेज़ टू द पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1. ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स. कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो आंसर है कॉस एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन होता था? कॉस एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता था. तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका उल्टा साइन एक्स. तो हमने यहाँ पर cos x का इंटीग्रेशन क्या लिखा? sin x प्लस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन. 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होगा log x. ठीक है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, क्योंकि log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था? log x का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन x होता था. और मैंने यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में भी बताया था कि 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x. और इन सबके साथ एक कांस्टेंट हमने लगा दिया c, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था. तो ये c किस लिए लगाते हैं? फॉर सपोज ये जो हमारा रिजल्ट आया, रिजल्ट मैं आपको वापस से थोड़ा सा क्लैरिफाई करके लिखता हूँ. दिस इज x³ अपॉन 3 माइनस साइन x प्लस log x प्लस c. अगर मान लीजिए हमारा ये जो रिज़ल्ट है इसके साथ कोई कांस्टेंट अगर रहा हो, और उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है किसके इक्वल होना चाहिए था? एक बार रिजल्ट को वापस से दोबारा देखिए. x³ अपॉन 3 माइनस साइन एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस सी. ये जो हमारा रिजल्ट आया है इस रिजल्ट में हमने कांस्टेंट ऐड कर दिया है. इस रिजल्ट में हमने कांस्टेंट ऐड किया. इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको यही आंसर वापस से मिलना रहेगा. यहाँ पर हमने कांस्टेंट क्यों लगा दिया? कांस्टेंट हमने इसलिए लगा दिया क्योंकि हो सकता है कि इसके साथ कोई नंबर यहाँ पर लिखा हुआ होगा, उसको डिफरेंशिएट करके ये आया होगा. c की जगह मान लीजिए यहाँ पर 5, 7, 8, 10, पाई कुछ भी एक कांस्टेंट हो सकता है जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये आया होगा. तो
इसमें वो जो कांस्टेंट वाली क्वांटिटी थी वो रिप्रेजेंट नहीं हो रही है, तो हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन के साथ ये वाला कांस्टेंट c जो है ये हम लगा देते हैं। ठीक है, ये हमेशा आपको लगाना रहेगा। कल मैंने आपको इंटीग्रेशन का जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको सिखाया था कि इंटीग्रेशन के साथ हम एक कांस्टेंट c ज़रूर लगा देते हैं, और इसका आपको एक एग्जाम्पल भी करके बताया था, इसका आपको एक एग्जाम्पल भी करके बताया था, वो एक बार मैं आपको वापस से रिकॉल कराना चाहूँगा वो वाला एग्जाम्पल। तो ये कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था t² + 2 को जब हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, 2t आया, 2t आया। ठीक है, अब इस 2t को जब इंटीग्रेट करें तो ये आना चाहिए, इस 2t को जब हम इंटीग्रेट करें तो ये आना चाहिए, तो हमने 2t को इंटीग्रेट किया, 2t को इंटीग्रेट करने पे हमने देखा क्या आया, सिर्फ t² आया। तो इंटीग्रेशन हमें इस कांस्टेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा था, इंटीग्रेशन हमें इस कांस्टेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा था, तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक यूनिवर्सल कांस्टेंट हमने लगा दिया। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आइदर 2, 3, 4, 5 पाई कुछ भी हो सकती है। इट विल डिपेंड ऑन द प्रैक्टिकल कंडीशन, इट विल डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिकल कंडीशन। हमने इसको क्या बोलकर छोड़ दिया, हमने इसको ये बोलकर छोड़ दिया कि ये प्रैक्टिकल कंडीशंस जो है दूसरी सिचुएशंस पर डिपेंड करेगा, दूसरी सिचुएशंस पर डिपेंड करेगा, ये बोल के हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाकर छोड़ दिया। अब ये कांस्टेंट किसके इक्वल हो सकता है, ये कांस्टेंट 2 के इक्वल हो सकता है। तो ये वाला देखिए, ये जो रिजल्ट है t² + c और t² + 2, अगर ये c की वैल्यू 2 के बराबर हो गई तो ये जो रिजल्ट है हमारा इसके इक्वल आ गया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हमें क्या करता है, इंटीग्रेशन हमें ये कांस्टेंट के बारे में जानकारी कभी नहीं देता, तो हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन के रिजल्ट के साथ एक कांस्टेंट लगा देते हैं, ताकि हमारा जो डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन हमने बनाई है कि इंटीग्रेशन हमेशा डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, इंटीग्रेशन हमेशा डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो हमने t² + 2 का डिफरेंशिएशन करा, तो जो आया इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या आना चाहिए था, इसका इंटीग्रेशन करने पर t² + 2 आना चाहिए था, बट क्या आया, सिर्फ t² आया, क्योंकि इंटीग्रेशन हमें कांस्टेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, तो इसलिए हम क्या करते थे, एक कांस्टेंट इसके साथ एक्स्ट्रा लगा देते हैं ताकि हमारी डेफिनेशन सही बनी रहे। तो हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन वापस करते हैं। तो ये हमने हमारा इलस्ट्रेशन किया और हमारा जो आंसर आया क्या है, x³ - sin x + log x + c। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यही आंसर आएगा, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यही आंसर आएगा। ये कांस्टेंट हमने इसके साथ लगा दिया, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करने पे ये आया, हो सकता है इसके साथ कोई कांस्टेंट भी रहा होगा, तो इंटीग्रेशन कभी भी हमें कांस्टेंट की जानकारी नहीं देता, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके साथ एक कांस्टेंट भी लगा देते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं, दैट इज इवेल्युएट sec² x.dx, और यहाँ पर हमें लिमिट भी दे दी गई है। लिमिट क्या है, 0 से π/6, लिमिट क्या है, 0 से π/6, लिमिट आप देख सकते हैं, लिमिट क्या है, 0 से π/6। तो इसको इंटीग्रेट करना रहेगा, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। ये कौन सी कैटेगरी में आ गया, डेफिनेट इंटीग्रल की कैटेगरी में आ गया। सेकेंड सोल्यूशन हम करते हैं, sec² x, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x.dx, लिमिट है 0 से π/6। sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आंसर है sec² x का इंटीग्रेशन होता है 10x। तो इंटीग्रेशन हमने कर दिया, और लिमिट हम यहाँ पर लिमिट की जो बात है, लिमिट क्या है, यहाँ से 0 से π/6 है, तो ये लिमिट जो है हम यहाँ पर लगा देते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के बाद अभी तो हमने ये फाइनल आंसर हमारा नहीं हुआ, इसके साथ हमने लिमिट नहीं लगाई है, तो लिमिट हमें यहाँ पर लगानी पड़ेगी 0 से π/6, 0 से π/6। इसके साथ जब आप लिमिट लगाओगे तो 10 π/6, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रहता है हमेशा करना, तो 10 π/6 माइनस 10 0। 10 π/6 क्या होता है, 10 π/6 का मतलब होता है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री रेडियन, और 6 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर क्या आया, आंसर आया है 30 डिग्री। तो 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और 10 0 क्या रहेगा, 10 0 0 रहेगा, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/√3। सोल्यूशन नंबर 3, इसमें हमें क्या पूछा गया है, हमें इसका gmm/x².dx का इंटीग्रेशन या इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो आप जानते हैं g क्या होता है, g होता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और कैपिटल M और स्मॉल m दोनों क्या है, मास। ये तो अगर ये
कैपिटल जी जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, और मास भी क्या होता है, मास भी कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हम नहीं करते हैं, तो हमने क्या करा, इसको इंटीग्रेशन के साइन के बाहर लिख दिया। और अब हमें इंटीग्रेशन करना रहेगा किसका, 1/x² का dx के रेस्पेक्ट में। लिमिट क्या आ गई इसकी, r से इन्फिनिटी, लिमिट आ गई इसकी r से इन्फिनिटी। तो GMM 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आंसर है 1/x² को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x² को हम लिख सकते हैं x⁻².dx, और यहाँ पर हम लिमिट लगा देते हैं r से इन्फिनिटी। अब यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x⁻² पावर में क्या करते हैं हम, +1 कर देते हैं, और डिनोमिनेटर में क्या आता है, पावर +1, -2 + 1। तो आंसर क्या आया, तो आंसर आया x⁻1/-1। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो -1/x। इसको आप क्या लिख सकते हो, -1/x, क्योंकि x की पावर जो -1 है, x की पावर जो -1 है वो डिनोमिनेटर में आके प्लस हो जाएगी, क्योंकि x⁻1 क्या होता है, 1/x, और ये माइनस साइन हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन मैंने आपको करके दिखा दिया कैसे हो रहा है। तो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x, और इसकी लिमिट्स अब हमें डालनी रहेंगी कहाँ से कहाँ तक, r से इन्फिनिटी तक, r से इन्फिनिटी तक लिमिट्स हम इसकी पुट करते हैं। तो GMM पहले क्या करेंगे, हम इसकी जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, -1/∞, फिर -1/r, और देखिए -1/r हमने पुट किया, और x के साथ एक नेगेटिव का साइन था, x के साथ एक नेगेटिव का साइन ऑलरेडी था, तो वो माइनस और माइनस यहाँ पर क्या बन गए, वो माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस बन गए। ठीक है, ये वाला x के, ये वाला माइनस साइन यहाँ पर था, ये मैंने लगा दिया। फिर यहाँ पर -1/x करना था, और हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो दोनों माइनस मिलाकर क्या बन गए, प्लस बन गए। अब आंसर क्या आएगा, GMM/r। Basically this is the expression for the gravitational potential energy। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। और हमने करा क्या था, हमने देखो ये GMM/x² क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। F.dx क्या आना चाहिए, F.dx क्या होता है, वर्क या फिर एनर्जी। तो हमारा जो आंसर आया GMM/r, ये बेसिकली क्या है, दिस इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हम 1-2 क्वेश्चंस और करते हैं। यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन दिया गया है m/L.x².dx, x² का इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में। m और l क्या है, m और l कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पर हमें लिमिट दे दी गई है -L/2 से +L/2। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, m/L को हमने बाहर निकाल दिया। अब हमें इंटीग्रेशन करना रहेगा x².dx का, लिमिट्स क्या है, -L/2 से +L/2। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो इंटीग्रेशन है उसको करेंगे। इंटीग्रेशन x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² का इंटीग्रेशन होगा x⁻2 + 1 क्या होगा, x⁻3 डिवाइडेड बाय 3। तो x⁻3 डिवाइडेड बाय 3, और लिमिट्स क्या हो जाएंगी, -L/2 से +L/2। अब यहाँ तक करने के बाद लिमिट्स कैसे पुट करते हैं, लिमिट में हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट रखते हैं और फिर उसमें से लोअर लिमिट को सबट्रैक्ट करते हैं। तो m/L तो हम यहाँ पर बाहर लिख देते हैं एज इट इज़, और पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, x की जगह L/2 रखेंगे। तो x की जगह L/2 रखा तो क्या आया, x का क्यूब करना है, तो L/2 का क्यूब करिए, कितना आया, ये 3 को भी हम यहाँ पर बाहर निकाल देते हैं, तो कन्फ्यूजन ही खत्म हो गई। अब एक बार L/2 रखते हैं, तो L/2 रखोगे तो L/2 का क्यूब, L/2 का क्यूब क्या होगा, L/2 का क्यूब होगा L⁵/8, ये अपर लिमिट हमने पुट कर दी, माइनस लोअर लिमिट अब हमें पुट करनी, लोअर लिमिट में एक माइनस साइन ऑलरेडी है, एक माइनस साइन ऑलरेडी है, तो वो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, वो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या x³ है, तो l का क्यूब करोगे आप, -l का क्यूब करोगे तो आंसर -L³ ही आना है, तो वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, L⁵/8। तो फाइनल आंसर क्या है आपका, m/3l इंटू L³ + L⁵/8, तो क्या हो गया ये 2L⁵/8,
यहाँ पर देखिए कुछ कैंसिलेशन हो रहा है क्या, एल से और ये कैंसिल हो रहा है तो कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा आया m अपॉन 8 3 24। अच्छा ये और ये भी कैंसिल हो रहे हैं 4, तो बहुत अच्छी बात हो गई। m अपॉन 12 एल स्क्वायर, m अपॉन 12 एल स्क्वायर। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। एक क्वेश्चन और करते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 और लिमिट्स यहाँ पर हमें मिली है 0 से 4 तक। तो अब हमें इंटीग्रेट करना रहेगा टी स्क्वायर प्लस 1 को। तो टी स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आंसर है टी स्क्वायर डॉट डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, और लिमिट्स दोनों की क्या है 0 से 4, 0 से 4। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी क्यूब अपॉन 3, और इसकी लिमिट्स क्या हो जाएंगी, इसकी लिमिट्स हो जाएंगी 0 से 4, प्लस डी टी का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, डी टी का इंटीग्रेशन होना रहेगा, डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, और लिमिट्स इसकी भी क्या रहेंगी, इसकी भी लिमिट 0 से 4 रहेंगी। अब एक एक करके आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स पुट कर दीजिए। 4 का क्यूब क्या होता है 64 अपॉन 3 माइनस, इसकी जगह जब आप 0 पुट कर देंगे तो ये रह जाएगा 0, प्लस टी की पावर 4 कितना होता है, सॉरी टी की जगह में क्या पुट करना है, टी की जगह में हमें 4 पुट करना है, तो ये 4 आ गया। तो 64 अपॉन 3 प्लस 4, और ये जो 0 है जब टी की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 ही रह जाएगा। टी की जगह जब आप 0 पुट करेंगे तो ये 0 ही रह जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आया, 64 प्लस 12 अपॉन 3 इट इज़ इक्वल्स टू 74 और 2 76 अपॉन 3। दिस इज़ द आंसर। और इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो ये कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 325 = 75, 1 अपॉन 3। तो दिस इज़ द आंसर। ये हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन हमें करना रहेगा 1 अपॉन वी का, किसके रेस्पेक्ट में, डी वी के रेस्पेक्ट में, और लिमिट्स है v1 से v2। तो ये बहुत सिंपल है। 1 अपॉन वी का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होगा, 1 अपॉन एक्स का क्या बताया था मैंने, log x। तो 1 अपॉन वी का डी वी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, log v, और यहाँ पर लिमिट्स क्या रह जाएंगी, यहाँ पर लिमिट्स रह जाएंगी v1 से v2। तो अब एक एक करके हम अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स पुट करते हैं। तो log ऑफ v2 माइनस log ऑफ v1, जब ये नेगेटिव माइनस में होता है तो हम लॉग में क्या करते हैं, लॉग में डिवीजन करते हैं, और ये हो जाएगा log v2 अपॉन v1। तो दिस इज़ द आंसर। ठीक है, तो ये हमने इंटीग्रेशन के कुछ एग्जांपल्स करे हैं। आई होप अब आप और भी क्वेश्चंस इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस कर पाएंगे अच्छे से, और आपको समझ में भी आने लगेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट रहता है तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप करके आप मेरे को डायरेक्टली डाउट्स जो है वो पूछ सकते हैं। तो डाउट्स आपके मैं कोशिश करूँगा मैं सारे डाउट्स स्टूडेंट्स के क्लियर कर सकूँ। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का टॉपिक जो है ओवर करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फिजिकल वर्ल्ड।